जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, यही अंतिम मौका है आपके पास। कल आपका पेपर है, ठीक है। तो आप कह रहे थे सप्रसंग व्याख्या 6 नंबर की पूछी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने फिक्स लाइन भी आपको बताई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो व्याख्या है, ठीक है, वो लेकर आया हूं। वन शॉट वीडियो है, इसमें से 100% छपेगा। सप्रसंग व्याख्या से प्रश्न पूछेगा, 6 नंबर का आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी वीडियो से आएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी भी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, ठीक है। और नामात्र शुल्क पर अब मिल रहा है आपको प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल प्राइस कम कर दी है। तो सभी विद्यार्थी अभी ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप रामबाण बैच। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके रामबाण बैच। इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस 4 क्लासें पढ़नी है। 4 क्लासें देख के जाना है पेपर, ठीक है। 4 क्लासें देखकर पूरे पेपर देने चले जाना प्यारे विद्यार्थियों। एक तो बुलेट क्लास मिलेगी, एक मैराथन क्लास मिलेगी, 2 बोर्ड डोज मिलेगी, बोर्ड डोज फर्स्ट और बोर्ड डोज सेकंड, ठीक है। और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। 4 क्लासें, एक तो बुलेट हो गई, एक मैराथन हो गई, 2 क्लासें, ये 4 क्लासें और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज। बस ये पढ़ लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पेपर यही से फंसेगा, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं सब प्रसंग व्याख्या। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123। प्यारे विद्यार्थियों, इंस्टाग्राम पर आप जरूर हमें फॉलो करें और वहां मैसेज जरूर करें, फॉलो करके अपना नाम जरूर बताएं और कहां से जुड़े हैं आप, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पर अपना नाम जरूर मुझे बताना और कहां से हो, ठीक है। एक बार जरूर इंस्टाग्राम जो चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर ये फॉलो कर ले। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123, सर्च करना मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें मेरे वीडियो अपने चैनल की डीपी लगी होगी और बाकी प्यारे विद्यार्थियों लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सब प्रसंग व्याख्या कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगी। 100% प्यारे विद्यार्थी व्याख्या यही से आएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये आपके जो आरओ बुक है, आरओ बुक में से जो प्रमुख व्याख्या इंपोर्टेंट है वो मैंने ली है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी व्याख्या है, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो फटाफट हम कवर करेंगे, ठीक है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नीले जल में या किसी को, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो इस प्रस्तुत पद्यांश के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों फरवरी में आपके एग्जाम है, अच्छे से देखो क्लास को। तो ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ये आपको देखने को मिल सकती है पेपर में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जुल गई हो। तो देखो प्रसंग भी आप लिखना चाहो तो वैसे देखो प्रसंग में मैंने फिक्स लाइनें बताई है, वही करनी है आपको, ठीक है। प्रसंग में जो फिक्स लाइनें बताई है वही करनी है आपको। यहाँ पे देखो प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। सूर्योदय से पहले पल पल बदलता प्रकृति का सुंदर रूप इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, ये लिख देना। बाकी देखो व्याख्या क्या है, व्याख्या इस प्रकार से करेंगे। कवि का आशय यह है कि भोर का दृश्य, यानी कि जो सुबह का जो दृश्य है वो कुछ लाल और कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम यानी कि सुंदर लग रहा है, ठीक है। तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश जो है वो काली सील हो और उसे अभी अभी जो है वो केसर से धो दिया हो, अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर जो है वो लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से ढकी आकाश काली सील तथा स्लेट के समान लगने लगा है, ठीक है। और उस पर जो है वो सूर्य की लालिमा जो है सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया चाक के समान जो है प्रतीत होने लगी, महसूस होने लगी, ठीक है। इससे प्रातः काल का जो आकाशीय परिवेश है अति सुंदर प्रतीत होता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो प्रातः यानी कि सुबह के समय जो है वो नीले वर्ण के आकाश में जो है वो सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि नीले जल में जो है वो किसी की सुंदर गोरी देह जिसे हिलमिल कर रही हो, ठीक है। अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें जो है वो हिलती हुई नायिका के समान लगती हैं। तो सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा काल के पल पल जो है बदलते रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का जो है वो चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सूर्यमय वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ जो है वो सूर्य का तेज प्रकाश जो है वो फैल जाता है, ठीक है। बस ये प्यारे विद्यार्थी जरूरी नहीं कि आपको है जैसे इसी प्रकार से लिख के आना है, रटा लगा लो, नहीं, रटा नहीं लगाना, आपको थोड़ा इसको समझना है। भाई यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है, उषा का, यानी कि सुबह का जो समय है, यानी प्रातःकाल का जो समय है, ठीक है। इसकी जो तुलना वो लाल खड़िया चाक मलने की बात हो रही है। यहाँ पे देखो आप अच्छे से, कुछ काल यानी कि उषा का जादू कब होता है, सूर्योदय से पहले पहले जो है वो उषा का जादू होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे कभी नहीं यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरी है जैसे रटा नहीं मारनी, इंपॉर्टेंट है प्यारे, इनको एक बार पढ़ लेना, मैं इसकी पीडीबी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलो देखो अगला, देखो अगली व्याख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्प से नमित हुआ विशेष। तो ये देखेगा
ये आपके आप ध्यान रखना, छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी जी का। ठीक है, तो इसमें जो है आप बताना प्यारे विद्यार्थी, छोटा मेरा खेत, इसमें जो है कवि जो है वो यहाँ पे यहाँ पर जो है प्रिय विद्यार्थियों, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, यानी ये किसान जो है प्रिय विद्यार्थियों अपने खेत के अंदर जो है बीज बोता है। ठीक है, किसान खेत में अपना बीज बोता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो कवि है, कवि भी जो है अपने कागज के पन्ने पर, चौकोर कागज का पन्ना है, उसमें जो है विचार रूपी बीज बो रहा है। ठीक है, और कोई अंधड़ कैसे आया क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज घल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कवि ने जो है व्याख्या की है, इसकी भी देख लेते हैं व्याख्या। देखो, प्रस्तुत काव्यास हमारे उमाशंकर जोशी जी द्वारा लिखित उनकी पहली जो कविता है छोटा मेरा खेत, वहां से ये लिया गया है। इसमें स्वयं को कृषक के समान मानकर जो है अपने भावों की खेती कर साहित्य रचना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या किस प्रकार से इन्होंने व्याख्या की है, तो वो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कवि स्वयं को किसान समान बताते हुए कहते हैं कि कागज का एक पन्ना जो है मेरे पास छोटा सा चौकोर खेत के समान है। ठीक है, किसान जमीन पर बीज बोता है, जबकि मैं कागज पर जो है अपने पन्ने पर जो है विचार रूपी बीज बो रहा हूं, शब्दवत करता हूं, उगाता हूं। जिस प्रकार धरती पर जो है फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी जो है बहुत सारे भाव हैं। ठीक है, और भावों का अंधड़ आकर जो है भाव रूपी बीज को बो जाता है, अर्थात भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेत में बोया गया जाता है। जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर जो है पूरी तरह जो है वो गल जाता है और तब अंकुर, पत्ते और पुष्प निकल आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में भी जो है उठे हुए भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर उस भाव को अहमुक्त कर देते हैं तथा सर्वसाधारण हिताय का विषय बना देते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उनके साथ भाव रूपी पत्ते और पुष्प पल्लवित विकसित हो जाते हैं और नए पत्ते पुष्पों के भार से जो है वो झुके हुए पौधे की तरह जो है मेरी भावाभिव्यक्ति भी झुक जाती है, अर्थात सर्वजन के लिए जो है समर्पित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने जो है प्रिय विद्यार्थियों कागज के मतलब यानी कि जो खेत की तुलना यहाँ पे कागज के चौकोर पन्ने से करते हैं और उस पर कवि जो है विचार रूपी बीज बोते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है व्याख्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये व्याख्या भी इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसकी पीडीपी में उपलब्ध करवाऊंगा, टेंशन मत लो, वहां से और रिवीजन मान ला। अब तो हम फटाफट कवर कर रहे हैं। देखो अगली व्याख्या ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है, बात सीधी थी पर एक बार बात, ये 6 नंबर की है कि ध्यान रखना, 6 नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, सब प्रसंग व्याख्या पूछेगी आपको। भाषा के चक्कर में बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई थी, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा थोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बढ़े या फिर भाषा से बाहर आई, लेकिन इस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बात सीधी थी, कवि कौन है? कुंवर नारायण है, कविता की कवि कौन है? कुंवर नारायण है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है बात सीधी थी, ये कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये कविता ली गई है कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये कोई काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं। तो इस काव्य संग्रह से जो है ये कविता ली गई है, बात सीधी थी। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो है कवि क्या बताने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर कवि बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो एक सीधी सी सरल सी बात थी, ठीक है, सीधी सरल बात थी, उसको जो है सरल शब्दों के अंदर, स्पष्ट शब्दों के अंदर कह देनी चाहिए थी, लेकिन हमने कहा नहीं और उसको और थोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। ठीक है, तो इससे भाषा को आकर्षक बनाने के चक्कर में, बात को आकर्षक बनाने के चक्कर में जो है बात ही बिगड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि कहने का मतलब, कवि का तात्पर्य यह है कि भाई कोई सीधी सी बात है, सरल सी बात है, उसको सरल शब्दों में कह देनी चाहिए। ठीक है, उसको और घुमाना फिराना नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे कवि बता रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से व्याख्या की है इसकी। प्रस्तुत काव्यास कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसमें कवि ने भाषा की सहजता की बात की है, भाषा की सरलता की बात कही है। ठीक है, अब व्याख्या देख लो इसमें किस प्रकार से व्याख्या की है। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं जो है कहना चाहता था, परंतु उचित भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। आशा यह है कि शब्द जाल में सरल बात भी जो है वो जटिल हो गई है। कवि कहता है कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास भी किया, भाषा को उल्टा पलटा था, मैंने शब्दों को काट छाट कर जो है वो आगे पीछे भी किया ताकि सीधी बात जो है वो सरलता से व्यक्त हो सके। कोशिश की या तो मेरे मन की बात जो है वो सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए। इस प्रयास में स्थिति खराब होती गई और भाषा और अधिक जो है वो जटिल हो गई और मेरी जो बात है उसके जाल में उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का चमत्कार दिखाने के चक्कर में जो है सीधी बात और भी जटिल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने जो है इसकी व्याख्या की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी विशेष के अंदर तो मैंने बता दिया, वही विशेष लिखना, आपको फिक्स लाइन मैंने जो बताई वो लिख देना, कोई भी अभ्यास आ जाए। ये देखो आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी व्याख्या पूछी जाएगी। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो करवा रहा हूं, 100% यही से आएगा, देख लेना आप। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीले साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ठीक है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल। तो इसमें जो है कवि ने यहाँ पे भादो के महीने के चले जाने की बात कही है,
ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवाजी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बढ़ती है उस कविता पतंग से लिया गया है ये। और इसकी व्याख्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों की। कवि कहते हैं कि प्रकृति के निरंतर परिवर्तन के कारण जो है प्रकृति में जो है वो निरंतर जो है बदलाव के कारण जो है वर्षा ऋतु अर्थात भादो का महीना जो है वो धीरे धीरे बीत गया है। जैसे भादो का महीना चला जाता है तब तन मन को भिगोने वाली बारिश की बौछारें जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। भादो के महीना चला गया है। खरगोश की लाल आंखों के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ जो है वो उदित हो गया है। सर्दी की ऋतु धूप की तेज चमकती हुई साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी चमकती साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले सुंदर इशारे कर करके बुला रही है। ठीक है, तो भादो के महीने के चले जाने की बात कही है और शरद ऋतु के आने की यहाँ पे कवि ने जो है वो वर्णन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, मिठू अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना, तेरा भी एग्जाम है, ध्यान रखना, तेरा भी मैं फॉर्म भर दूंगा और तू भी 12th का एग्जाम देना अच्छे से। ठीक है, फिर देखो कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु आते ही बच्चे अपनी पतंग लेकर उड़ाने दौड़ पड़ते हैं। शरद ऋतु ने अपने आगमन से आकाश को इतना कोमल और हल्का बना दिया है ताकि बच्चों की जो है पतंगे आसानी से ऊपर की ओर उड़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कवि ने जो इस पद्यांश की प्रमुख जो है व्याख्या की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भादो का महीना चला जाता है और भादो के महीने चले जाने के बाद शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु में कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे कवि ने जो है अपने शब्दों के अंदर वर्णन किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप भी वर्णन करना फिर विद्यार्थियों। अब ये इंपॉर्टेंट है व्याख्या, इसको भी आप अच्छे से पढ़ना, इसकी पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा, आप अच्छे से और पढ़ लेना एक बार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके सामने व्याख्या है वो कवर करवा रहा हूं मैं कि देखो, कविता है खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल किया जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना महकने के माने फूल किया जाने, कविता है खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर। प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि, ये जो कविता है कहां से ली गई है प्यारे विद्यार्थियों? कुंवर नारायण जी की कविता है कविता के बहाने। कौन सी कविता है? कविता के बहाने। कविता के बहाने जो कविता है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तो इस कविता में ली गई है कविता के बहाने। और इस पद्यांश के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से यहाँ पे जो है कवि कौन है? कुंवर नारायण बताना चाह रहे हैं कि कविता है खिलना है फूलों के बहाने। ठीक है, यहाँ पे कविता की तुलना फूल से भी की जाती है, चिड़िया से भी की जाती है, बच्चे से भी की जाती है। और देखो, कविता का खिलना भला फूल किया जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। यहाँ पे जो है कविता की उड़ान को कवि जो है वो असीमित बताते हैं कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया जाता है कि चिड़िया जो है बाहर उड़ती है, भीतर उड़ती है, इस घर उड़ती है, उस घर उड़ती है, बस अपने आसपास ही जो है वो उड़ती है। लेकिन कवि जो है कल्पना रचना, कविता रचना में जो है वो कल्पना के माध्यम से जो है मतलब बहुत तेज और कहीं भी जो है वो मतलब उड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कल्पना के माध्यम से, यानी कि कविता की उड़ान को यहाँ पे जो है वो असीमित बताया है कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। चलो इसकी देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कवि ने व्याख्या की है, वो देख लेते हैं। व्याख्या कवि बताते हैं कि कविता भी खिलती है अपने, दिखाई दे रहा ना आप सभी को? अगर दिखाई नहीं देवे कुछ शब्दों में तो आप पीडीएफ उपलब्ध करवा दो, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, कवि बताते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर, जिस प्रकार फूल अपने रंग व खुशबू को लेकर खिलते हैं। फूलों का खिलना उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तेज समय पर मुरझा जाना है। फूलों की प्रकृति व अवस्था को बताता है, लेकिन कविता फूलों की तरह खिलती तो है पर उसकी तरह मुरझाती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि भाई फूल जो होते हैं फूल वो आपके ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन जो है वो खिल जाएंगे, फिर बाद में वो मुरझाएंगे, लेकिन कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। ठीक है, कविता अपने भावों के कारण जो है वो संदेश में प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण सदैव खिलती रहती हैं और अपनी विशिष्टताओं की सुगंध फैलाती रहती हैं। ठीक है, और फूल कविता के खिलने का अर्थ नहीं जानता है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना अलग अलग है। यहाँ पे कवि ने कहा कि भाई फूल खिलता है, ठीक है, वो 2-3 दिन तक ही जो है वो खिल सकता है, इसलिए फूल नहीं जान सकता कि भाई कविता किस प्रकार से खिलती है। तो यहाँ पे जो है कवि ने जो है यहाँ पे फूल और कविता के आपस में जो है वो तुलना की है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो, फूल कविता के खिलने का अर्थ नहीं जानता, इसलिए फूल जो है वो कविता के खिलने का अर्थ नहीं जान सकता है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना जो है वो अलग अलग है। फूल अलग तरीके से खिलता है, कविता अलग तरीके से खिलती है। कवि कहता है कि बच्चों के खेल के समान मानते हैं, यानी कवि जो है वो कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं कि कविता जो होती है वो बच्चों के खेल के समान है। ठीक है, जिस प्रकार बच्चे जो है अपना खेल घर बाहर कहीं भी जो है वो खेल लेते हैं, इस घर उस घर सभी घरों में खेलते हैं, उनके लिए अपने पराई छोटे बड़ों का कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी तरह जो है कविता भी बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों में बाहरी व आंतरिक संसार को मनोभाव को देती है। वे शब्दों के खेल द्वारा कहीं भी प्रकट हो जाती है, उसके लिए भी किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, बच्चों को भावना के अनुरूप ये कविता की भावना भी सबके लिए एक समान है। तो इस तरीके से यहाँ पे कवि ने जो है वर्णन किया है। फिर देखो अगली व्याख्या देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करवा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, अटालिक नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख में ही होता है जल विप्लव प्लावन। शुद्र फलफूल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सहसों का सुकुमार शरीर।
रुद्ध कोश शुद्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश देखिएगा, प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी पतियों के बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा जो है वो गरीब निर्धन लोगों की भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाई ही उनमें डर भर देती है। इन्होंने गरीब के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, वर्षा से जो जल बाढ़ आता है उससे सबसे पहले कीचड़ ही बढ़ता है। छोटे से कमल के फूल तो उस जल को स्पर्श कर भी आनंदित होते हैं। कहने का भाव है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय तथा कमल उन गरीबों के समान है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जो है वो जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर भी जो है सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में जो है वो समान स्थिति में रहते हैं, जबकि पूंजीपति ही सदैव अपने शोषण से जो है वो उत्पन्न क्रांति के कारण भयभीत रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि वर्णन कर रहे हैं। शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है, ये सामान्य जनता का शोषण करते हैं। शोषकों एवं पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके उसे अपने खजानों में बंद कर रखा है। पूंजीपतियों के द्वारा धन का संचय करना एक प्रकार से विनिमय की गति को बंद करना है। ऐसा करने से गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला है प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो प्रमुख इंपोर्टेंट व्याख्या उसको देखते हैं कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूं सीख ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वेबो, मैं प्रतिपरक से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह बुक के चैप्टर 1 हरिवंश राय बच्चन इसके कवि हैं। आत्म परिचय वहां से ये लिया गया है। तो इसमें देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे कवि ने व्याख्या की है। कवि कहते हैं कि मैंने सारे उपाय प्रयत्न करके देख लिए हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोई भी कोशिश नहीं की है। कोई भी मेरे जो है इस जीवन सत्य को नहीं जान पाया है। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी ही कर रहा है। इस संसार में जिसे जहां पर भी धन वैभव भोग सामग्री मिल जाती है वे वही पर जो है वो दाना चुगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो जानबूझकर जो है वो सांसारिक लोभ मोह माया में जो है चक्कर में उलझे हुए हैं। ठीक है, मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूं, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूं और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। कवि अपने संसार की क्रियाओं के विषय में कहते हैं कि मैं एक कवि जो कि स्वभाव से ही संवेदनशील होता है और कहा ये संसार हम दोनों के मध्य किस प्रकार का रिश्ता है, कि संसार और मेरे प्रति किस प्रकार का रिश्ता है। संसार अपनी निष्ठुरता के लिए जाना जाता है और मैं अपने प्रेममयी हृदय के लिए, इसलिए न जाने मैं अपने कल्पनाओं में अपनी भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता हूं। मेरा संसार से कोई नाता या संबंध नहीं है, मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूं और उससे पूरी तरह जो है वो संतुष्ट ना होने पर उसे जो है मिटाने का प्रयास करता हूं। ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्रित करने में लगा रहता है मैं उस पूरी तरह ठुकरा देता हूं। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहना चाहता हूं। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो कवि इस पद्यांश की जो है व्याख्या कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्यारे विद्यार्थी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखो अगला, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोला कहो कहू की बेटी सो बेटा न बिहाव काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को जको रुचे सो क्यों कछु ओ। मांगी कह खेबो मस्जिद को सोईबो लेबो को एकू ना देबो को दो। इस प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें कवि ने वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों का जो वो सजीव चित्रण किया है। देखते हैं कवि किस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या करते हैं। कवि तुलसीदास कहते हैं कि कुछ चार मुझे कोई चाहे घर त्यागा हुआ साधु सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जुलाहो कहे, किसी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है मुझे। ठीक है, और क्योंकि किसी की बेटी के साथ मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, नहीं मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक है। ठीक है, तुलसीदास तो सिर्फ राम नाम का सेवक है, उनके सिवा उसे किसी से कोई भी मतलब नहीं रखना है। जिसकी जैसी रुचि है या पसंद है वे उसके अनुसार जो इच्छा है वो कहे या करे। तुलसीदास कहते हैं मैं मांग के खा सकता हूं, मस्जिद में सो सकता हूं, मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। कहने का भाव है कि समाज की किसी भी प्रवृत्ति से तुलसीदास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी बोल सके कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे राम भक्त हैं और उनकी भक्ति में जो है अपने ही जीवन लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे कवि तुलसीदास जो है वो वर्णन कर रहे हैं। फिर देखो आगे देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। ये प्रस्तुत पद्यांश
ये भी आपके पहले चैप्टर से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। मैं जग जीवन का, ये हरिवंश राय बच्चन जी कवि हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, यानी मैं कभी भी संसार की बातों में ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, यानी संसार में उन्हीं की पहुंच होती है जो संसार की बातों में हाँ मिलाया करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं तो बस अपने मन का ही गान किया करता हूं। देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने जीवन शैली का परिचय दिया है कि वे किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में इसने भार लिए घूमते हैं, प्रेम का भार लिए घूमते हैं। व्याख्या क्या करते हैं कवि, देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूं। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके इस जंकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूं। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूं। इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता हूं कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। मैं इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता हूं, और ये संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं। यानी संसार में जो बस संसार की बातों में हाँ मिलाए करते हैं, ठीक है, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूं। कविता में अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूं। इस तरीके से यहाँ पे कवि जो है वर्णन कर रहे हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो। तीर्थी है समीर सागर पर, ये भी देखो। ए स्थिर सुपर दुख की छया जग के दुग्ध हृदय पर, निर्दयी विप्लव की प्लावित माया ये तेरी रण तेरी। भरी आकांक्षाओं से घन, भरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। देखो, ये आपके जो है प्रस्तुत जो काव्यांश है वो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य जो है वो अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से लिया गया है। कवि यहाँ के बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं, और बादल नवजीवन या नव क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, कि भाई जैसे किसान जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, बारिश होगी तो ही जो है वो खेती कर पाएगा, नया काम कर पाएगा। नव जीवन यहाँ पर देखो, नव जीवन या नव क्रांति का यहाँ पे प्रतीक है। तो देखो यहाँ पे कवि किस तरीके से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कवि निराला बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए नव जीवन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि क्रांतिकारी बादल तुम वायु रूपी सागर के जो है सागर के वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले, सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। ठीक है, निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छा इस संसार में पूरी तरह से फैली है, तेरी युद्ध की नौका मनुष्य की जो है इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में जो है वो नवजीवन की आशा लिए हुए अपना सिर ऊंचा ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। कवि का भाव है कि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादलों को नव निर्माण के रूप में पुकार रही हैं। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग प्रवर्तक के रूप में है। उनका बरसना, गर्जना, नव जीवन की सृष्टि करना है। ठीक है, तो इस पद्यांश किस प्रकार से कवि व्याख्या कर रहे हैं। आगे देखो, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इस प्रकार से यह प्रस्तुत पद्यांश जो है वो रघुवीर साई इसके कवि हैं, और ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता वहां से ये लिया गया है। और इसमें यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों एक अपाहिज व्यक्ति जो शरीर से किसी अंग से जो है वो क्षतिग्रस्त हैं, अपंग हैं, ठीक है, उसे जो है मीडिया कर्मी जो है दूरदर्शन वाले जो है एक पर्दे के सामने लाए जाते हैं और उसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि नहीं पूछने चाहिए थे। ठीक है, और उनकी जो है मतलब एक अपाहिज व्यक्ति का एक तरीके से वो शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर साई द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। कवि ने इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया है। व्याख्या कवि इस मीडिया से जुड़े लोगों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि ये लोग स्वयं को समर्थ तथा सब कुछ करने योग्य तक शक्तिशाली समझते हैं कि दूरदर्शन पर अपने कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए दूरदर्शन के एक बंद कमरे में एक दिव्यांग दुर्बल व्यक्ति को लेकर वो जो है आएंगे और दूरदर्शन पर उसकी जो है वो दिव्यांगता ये मजबूरी दिखाने के लिए उसे कई प्रकार के जो है प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप दिव्यांग हैं? तो आप दिव्यांग क्यों हैं? आपकी दिव्यांगता आपको दुख पीड़ा देती है क्या और कैसे देती हैं? इस तरह के बेतुके प्रश्न जो है जो कि मानवता की हंसी उड़ाते प्रतीत होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु दिव्यांग व्यक्ति को वैसे उससे दिव्यांगता पर उससे जो है अनेक सवाल कर रहे हैं, अपने दिमाग की दिव्यांगता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मीडिया कर्मी पर जो है व्यंग्य किया गया है, दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, फिर अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो थे आपके सामने, मतलब आपके सामने ये तो थे सब प्रसंग व्याख्या पद्यांश की। क्या थी? पद्यांश काव्यांश की व्याख्या थी। अब आपके प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर के अंदर तो यही आएंगे और 6 नंबर के अंदर वो भी आएंगे आपके कौन से, सॉरी 6 नंबर नहीं 4 नंबर के अंदर आएंगे, ध्यान रखना 4 नंबर के अंदर पूछेगा। और फिर आपके सामने गद्यांश भी आएंगे, पद्यांश भी आएंगे, गद्यांश भी दोनों आएंगे। तो आपका जो गद्य खंड है उसमें देख लो प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश में से ये आ सकता है। ठीक है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है।
स्वामी का संबंध है। ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को जो है वो घेरे हुए हैं। प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह बुक के गद्य खंड चैप्टर जो है हमारे सामने भक्तिन जो चैप्टर है वहां से ये लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है कवि ने यहाँ पे लेखिका किस प्रकार से यहाँ पे वर्णन करके कहती है, देखो कवि नहीं है लेखक के प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। लेखिका बताती है कि कहने के लिए भक्तिन और लेखिका के मध्य सेवक स्वामी का संबंध है, पर भक्तिन को देखकर कहना कठिन है कि उसमें जो है सेवक भाव वाले सभी गुण मौजूद हैं। जहां तक स्वामी के बारे में कहा जाए तो लेखिका जैसी स्वामी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी इच्छा भक्तिन को हटाने की होती है पर वे उसे हटा नहीं पाती। आशय है कि उनका यह आदेश भक्तिन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। दूसरी तरफ भक्तिन जैसा कोई सेवक भी इस व्यवहार का नहीं सुना गया जो चले जाने का आदेश पाकर भी आज्ञा का उल्लंघन कर हंस देता है। भक्तिन को नौकर कहना या मानना उतना ही गलत है जितना घर में बारी बारी आने वाले अंधेरे उजाले हैं। अंधेरों उजालों को हम आने जाने से रोक नहीं सकते, उन पर हमारे किसी आदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार आंगन में खिलने वाला गुलाब और आम अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हीं की तरह भक्तिन का व्यवहार है। जिसका रहना है ना रहना स्वयं उसकी मर्जी पर निर्भर है। जैसे अंधेरे उजाले गुलाब आम हमें सुख दुख देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने आप को प्रमाणित करने के लिए मेरे जीवन को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। कहने का आशय है कि लेखिका के स्वयं का कोई अधिकार या इच्छा भक्तिन पर प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी आपको जो है व्याख्या करनी है। फिर उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने गद्यांश के अंदर, देखो कि मेरे आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृता पर आधारित होगा, क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को कोई क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के लिए जो है वो सजग रहना चाहिए। ये जो प्रस्तुत आपके सामने गद्यांश है ये लिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है मेरी कल्पना के आदर्श समाज, वहां से ये जो है वो लेख लिया गया है। इसमें लेखक ने यहाँ पे आदर्श समाज की यहाँ पे जो है परिकल्पना प्रस्तुत की है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रसंग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो प्यारे विद्यार्थी व्याख्या देखते हैं इसकी प्रमुख जो है व्याख्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थी। कवि क्या बताने मतलब लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कवि नहीं है लेखक है, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं आपको। व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि मेरा आदर्श समाज सभी की स्वतंत्रता समानता और भाईचारे पर आधारित होगा, यानी कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता पर इन्होंने जोर दिया, भाईचारे पर जोर दिया है। क्या ये ठीक नहीं है? अर्थात भाईचारे से आपसी मेल मिलाप, एक दूसरे की समझ से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? लेखक कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी जरूरी परिवर्तन समाज के किनारे से जो है लेकर दूसरे किनारे तक जो तीव्र गति से प्रसारित हो सके। कहने का आशय है कि भाईचारे की गतिशीलता से आपसी प्रेम व सौहार्द की गरिमा से भी एक दूसरे से जुड़े रहे। इस तरह की सहभागिता से समाज के बहुत प्रकार के हितकारी और कल्याणकारी कार्य संपन्न होंगे। तब समूह को समाज के इन कल्याणकारी हितों के प्रति सजगता या जागरूकता रखनी चाहिए, तभी आदर्श समाज की मतलब परिकल्पना जो है साकार हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे जो है लेखक वर्णन कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट ये भी है आपके देख लो, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वे क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं वे अपनी परचेसिंग पावर के घरों में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को दे देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न ही बाजार को जो है वो सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। ये जो प्रमुख गद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह बुक के चैप्टर नंबर हमारा बाजार दर्शन है, जनेंद्र कुमार द्वारा रचित, वहां से लिया गया है। इसके लेखक जनेंद्र कुमार हैं। अब क्या वर्णन कर रहे हैं वो देखते हैं। लेखक कहते हैं कि बाजार को सार्थकता अर्थात सही मायने में सही अर्थ वही व्यक्ति देता है जो ये जानता है कि वे क्या चाहता है, बाजार से क्या चाहता है, उसे क्या खरीदना है बाजार में जाकर, और किस प्रकार उसके पैसे का सही उपयोग हो। जो व्यक्ति ये बात नहीं जानते हैं कि वे क्या क्या चाहते हैं, वे केवल अपने खरीद शक्ति के अभिमान में अपने पैसे से जो है केवल बाजार को एक विनाशकारी शक्ति और शैतानी शक्ति तथा व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, जो मतलब इस प्रकार से कहते हैं ना कि ये तो चीज मैं खरीद लूंगा, ये हूँ बस ढोंगी की तरह, ठीक है, वो बस बाजार को जो है वो खरीद शक्ति के अभिमान में अपने पैसे से जो है केवल बाजार को एक विनाशकारी शक्ति, शैतानी शक्ति तथा व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं, ठीक है, जो अमीर लोग हैं। कहने का आशय है कि अपने पैसे द्वारा बाजार में होड़ की प्रवृत्ति, पैसे का नाश की प्रवृत्ति, दूसरों द्वारा व्यंग्य करने की शक्ति ही बाजार को जो है वो दे जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे लोग बाजार में बाजारोपन अर्थात व्यवहार का जो है हल्कापन बढ़ाते हैं। यह हल्कापन व्यवहार में कपट का बढ़ना, धोखा देना, कीमत से जो है ज्यादा मूल्य, घटिया सामान देना, इस तरह की प्रवृत्ति, अतिरिक्त पैसा ही बाजार को जो है
सिखाती हैं। इस प्रकार कपट का बढ़ता प्रसार का अर्थ होता है सद्भाव में कमी, ठीक है, सद्भाव में कमी का होना। तो इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश में यहाँ पे कवि बस लेखक जो है यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि बाजार को जो है प्यारे विद्यार्थियों विनाशकारी जो बनाने वाले जो लोग होते हैं वो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वो बाजार की क्रय शक्ति को बढ़ा देते हैं।